हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 6 का एक नया लेसन जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो ये बुक्स और जो बरियल्स हैं यानी कि जो चीजें जमीन के नीचे दबी हुई हैं, जिन्हें दबा दिया गया बहुत सालों पहले, ताकि मतलब जो बरियल्स होते हैं ना, वो किस पर्पस से मतलब उनको बरी किया जाता था, उनको दबाया जाता था कि अगर जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो चाहे वो राजा है ना, या वैसे राजा ही हुआ करता था, जनरली उन्हीं के साथ ऐसा किया जाता था कि जो राजा है जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको है ना बरी कर दिया जाता था। राइट। और बरी करने के बाद जितनी भी नेसेसरी चीजें होती हैं, जैसे कपड़े, है ना, कुछ बर्तन, या फिर उसकी तलवार, उसका कोई पेट जो भी है ना, या फिर वाइफ अगर वो भी डेड हो गई है तो नियर बाय उनको दफनाया जाता था, ताकि वो सभी चीजें जब वो अपने अगले जन्म में जाए तो वो सभी चीजें उनके काम में आए। तो ये एक थॉट था कि मतलब जब भी इंसान खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, जब उसकी लाइफ एंड हो जाती है और जब वो दूसरी लाइफ में एंटर करता है तो उसको इन सब सामान की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो अब देखो, ये चीज हमें पहले नहीं पता थी। राइट। अब जब हमने बरियर्स को निकाला है ना, इनको खोदा गया, इन चीजें निकाली गई, इंफॉर्मेशन निकाली गई, तो हमें यही सब चीजें पता चली। तो दिस इज व्हाट, ये इंफॉर्मेशन है जो हमें बरियर्स बताते हैं, बुक्स बताती है। तो हम आज इस लेसन में यही पढ़ने वाले हैं कि किताबें और जो जिनको गाड़ दिया जाता था, चाहे वो बर्तन है, चाहे कोई सामान है, चाहे कोई जानवर है, तलवार है, राजा है, रानी है ना, उनके कपड़े हैं, ये सभी हमें क्या बताते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तभी तो शायद हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर ये सब चीजें हमें पता नहीं होती, कोई हमें नहीं बताता, तो फिर हमें कैसे पता चलता कि ये सब चीजें क्या है, क्यों है और कैसे है ना। चलिए तो शुरू करते हैं इस लेसन को। दिस इज मी भारती नीमकर और हम लोग यहाँ सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। राइट। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज ने बहुत मजेदार लेसन को। तो ये जो बुक आप देख रहे हो, ठीक है, दिस इज अ बुक। ये एक मेटल पे इसको गाड़ा गया है, बनाया गया है। अच्छा, पहले जमाने में वर्ड्स तो नहीं थे हमारे पास, है ना। तो हम कैसे चीजों को एक्सप्लेन कर पाते थे, कैसे चीजों को एक्सप्रेस कर पाते थे भाई, कि जो आने वाली जनरेशन है, ताकि उन्हें पता चले कि हम आज क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया था, किसी चीज का क्या रीजन है, वो क्यों होती है, कैसे होती है। यही सब चीजें तो बतानी होती है ना हमें आगे आने वाली जनरेशन को। जैसे आज हम सभी लोग कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ये सभी रिकॉर्ड किया जा रहा है और ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो भी रहा है ना। अब जब रिकॉर्ड हो रहा है तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको कैसे पता चलेगा। वो सब चीजें पढ़ी जाएंगी, निकाली जाएंगी, रिसर्च होगी, है ना। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहां जाएगा, सब चीजों को खोदेगा, फिर उसे नीट एंड क्लीन करेगा, फिर उसके ऊपर स्टडी की जाएगी, उसके बारे में फिर लिखा जाएगा। सो दिस इज हाउ वी नो एवरीथिंग अबाउट द हिस्ट्री। वैसे ही सब आने वाली जनरेशन जानेंगी, शायद और कोई मतलब अपडेटेड वर्जन में वो हिस्ट्री पढ़े, हम तो बुक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, the oldest book known everywhere throughout the world should be that of the Vedas। तो सबसे पुरानी किताबें क्या है इस दुनिया की, सबसे पुरानी किताबें हैं वेदास, यानी कि जो वेद लिखे गए हमारे द्वारा, जो कि जो सेजेस हुआ करते थे, संत महात्मा, जो गुरु हुआ करते थे, वही वेदास लिखते थे, है ना। अब जैसे मैं बात करती हूँ लॉर्ड शिवा की, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा की जो 7 ऋषि, यानी कि जो 7 सेजेस थे, वो उनके साथ रहते थे। ठीक है, वो उनकी पूजा करते थे और वो उनसे ज्ञान प्राप्ति करते थे। तो उन्हीं सेजेस ने ये सभी वेदास लिखे। ठीक है। आप इसी से रिलेटेड एक हमारे स्काई में कॉन्स्टलेशन फॉर्म होता है, कॉन्स्टलेशन फॉर्म होता है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं, है ना, यही होता है ना। तो वो सप्तऋषि कौन है, 7 सेजेस, है ना, वो 7 संत जो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। राइट। दे वर रिटन अराउंड 3000 years बैक एंड आर द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स अवेलेबल। ठीक है। तो ये उससे पहले के लिखे हुए हैं, बट उसके बाद ये सोर्सेज में आए। ठीक है। मतलब कॉपी होती जाती है, चीजें रिमेन रह जाती है, उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसको हम लिखते हैं। सो दिस इज व्हाट हाउ, मतलब ये इस तरीके से एग्जिस्टेंस में लिटरेरी सोर्स यानी लिखे हुए,
ठीक है, हमें कहीं मिले नहीं है ये, ठीक है, ये कहीं से प्रिंट नहीं किया गया, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमने नहीं देखा कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देख के हमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो दे आर नॉट रिटन बाय अस, दे ऑलरेडी हैव रिटन, ठीक है, तो ऑलरेडी लिख चुके थे, उसको देखा हमने, पढ़ा हमने, जाना, और फिर उसको आगे हमने इंफॉर्मेशन उसको पास किया। अब वेदास क्या होते हैं? द वर्ड वेदा मीन नॉलेज। नॉलेज हिंदी में बोले तो ज्ञान, है ना? हम यही करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वेद पढ़ने से ही आपको ज्ञान आने वाला है, क्योंकि हम बहुत छोटी एज के हैं या बड़ी भी एज के हो जाओ, तो भी हम आई थिंक वेद पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते जितना जो नॉर्मल बुक्स हम लोग पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो वेदास आर देखा जाए तो दे आर दे आर लिटिल बोरिंग, ठीक है, उनको पढ़ना, उनको समझना, उसके लिए मतलब कीन इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ हाँ, आपको वो समझना ही है। हम क्या चाहते हैं कि जो चीजें हैं वो हमें सरल भाषा में उपलब्ध हो जाएं, और फिर हम उनको पढ़ें, है ना, तब उसको समझना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए वेदास जो है वो रेगुलर नॉर्मल हम जैसे कॉमन मैन नहीं पढ़ पाते हैं, जो ऑलरेडी जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, जो बहुत विख्यात पढ़े लिखे, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनकी जो लिटरेचर है वो बहुत बढ़िया है, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, तो वही लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, है ना, हमारे लिए एक सिंपल लैंग्वेज में इसको बनाते हैं, फिर हम लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो वेदास हैं, ये चार वेद हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। अब इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, ठीक है, जिसे लिखा गया 3,500 साल पहले, तो 3,500 साल, देर आर इनफ ईयर्स, ठीक है। तो तब तक ह्यूमन बीइंग थे, बट ठीक है, लिखा जा रहा था, मैंने जैसा कि बताया, जो ऋषि महात्मा हुआ करते थे वही ये सब वेद लिखा करते थे, ठीक है, जिसमें सभी भगवानों का वर्णन है, कई कविताएं लिखी हैं, कई कहानियां लिखी हैं, किन किन जो लॉर्ड थे उनकी पूजा की जाती थी, क्यों पूजा की जाती थी, रीजंस भी लिखे हैं। तो चलिए वन बाय वन हम सभी, है ना, वेद्स के बारे में समझने वाले हैं कि वो हमें एक्चुअली कौन सी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देर आर 4 इंडो आर्यन वेदास, पेन हमारा यहाँ चल रहा है, इंडो आर्यन वेदास है। सबसे पहला ऋग्वेद, जो कि कंटेन करता है हेम्स अबाउट देयर माइथोलॉजी, ठीक है, मतलब माइथोलॉजी यानी कि जो भगवान से रिलेटेड चीज है, जो शक्ति पावर से रिलेटेड जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, है ना, जितने भी वाक्य हैं, वो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, बट इसको इजीली समझना बड़ा मुश्किल है। तो नेक्स्ट है सामवेद, ठीक है, जो सामवेद है वो हमें क्या बताता है, कंसिस्ट मेनली ऑफ हेम्स अबाउट रिलीजियस रिचुअल, यानी कि हम सभी लोग जो रिचुअल फॉलो करते हैं, जो रिचुअल परफॉर्म करते हैं, रिलीजियस यानी भगवान से रिलेटेड, ठीक है, मतलब आप जिस भी प्रभु को मानते हैं, जिस परमात्मा को आप मानते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ कविताएं लिखी हैं, हेम्स लिखी हैं, ठीक है। यजुर्वेद, इंस्ट्रक्शंस फॉर रिलीजियस रिचुअल, कि किस रिचुअल को किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये भी लिखा है ना। अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते, जस्ट एक व्रत अगर आप लोग कर रहे हो, ठीक है, अगर व्रत का एक प्रोसेस होता है ना, क्या होता है कि हमें सुबह उठना है, पूजा करनी है, मंदिर जाना है, फिर घर आना है, जो भी कहानी वगैरह उसकी पढ़नी हो तो रिलेटेड वो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, फिर दोपहर में हम व्रत को खोलते हैं, भगवान का नाम लेके थोड़े से स्नैक्स वगैरह हम लोग लेते हैं, फ्रूट फलाहार किया जाता है इसमें, ठीक है, फिर शाम को फिर वापस से हम लोग क्या करते हैं, बीच में पानी नहीं पीते, ठीक है, रात शाम को जब 6-7 बज जाते हैं, फिर हम फिर से भगवान के भोग के लिए खाना बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं, तो ये एक प्रोसेस है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन, ये कैसे पता चली हमें, ये हमें यहीं से पता चली कि यजुर्वेदा ने हमें बताया कि कोई अगर आप रिलीजियस एक्टिविटी या रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करते हो या फॉलो करते हो, तो वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन है, वो यहीं से आई है। तो हम तभी तो व्रत कर पाते ना, अदरवाइज हमें कैसे पता व्रत कैसे होता है, हमें कैसे पता दिवाली को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, हमें कैसे पता होली पे क्या किया जाता है, रक्षाबंधन पे क्या होता है ना, कौन सा व्रत कैसे किया जाता है, किस भगवान की पूजा किस तरीके से होती है, ये सभी कहाँ लिखे हुए हैं, ये यजुर्वेदा में लिखे हुए हैं, ताकि आप सही तरीके से सही काम करें, ताकि उसका जो फल है वो आपको सही मिले। अगर आप कोई फास्ट कर रहे हैं, आपने अगर उसे ठीक ढंग से नहीं किया, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, है ना, इंस्टेंट आपका क्या नुकसान हो जाएगा, भगवान गुस्सा हो जाएंगे कि ये नहीं करना था पर इसने कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें ये ऑलरेडी लिखी हुई हैं, हम सब, हमारे सबके दिमाग में एक आता है ना, थॉट आता है कि ये कैसे हुआ होगा, ये ऐसे होता है,
है ना, हर चीज का एक प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ताकि लोग उसको सही तरीके से फॉलो करें और फॉलो करने के बाद उसे सही तरीके से परफॉर्म भी करें, प्रैक्टिस करें। फिर थर्ड हमारा वेद है जिसे हम कहते हैं अथर्ववेद, कंसिस्ट ऑफ स्पेल्स अगेंस्ट एनिमीज, सॉर्सर्स एंड द डिजीजेस। स्पेल यानी कि यहाँ पर मंत्र लिखे गए हैं, ठीक है, अगेंस्ट एनिमीज, कि कोई हमारा जो दुश्मन है, ठीक है, कोई जो तंत्र मंत्र जादू टोना समथिंग, कोई बीमार है व्यक्ति, उसको सही करना है, यानी कि अपने बचाव के लिए, ठीक है, अपने बचाव के लिए एक व्यक्ति क्या मंत्र बोल सकता है ना, क्या जाप कर सकता है, क्या पूजा कर सकता है, ताकि वो अपने आप को बचा सके। किसी का नुकसान नहीं करना है, यहाँ पे अपने आप को सेव करना है। तो वो सब चीजें कहाँ लिखी है, अथर्ववेदा में लिखी है, ठीक है। चलिए, बहुत मतलब सब पता चल गया ना कि कौन सा वेद का क्या यूज है, क्यों हम लोग वेद को इतना ज्यादा मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी हेम्स लिखी गई हैं, किसके, सेजेस के द्वारा, राइट। दीज साम्स वर रिकाउंटेड एंड गॉन स्टार्टिंग विद द वन एज देन ऑन टू द नेक्स्ट अंटिल द पॉइंट व्हेन दे वर कंपोज डाउन। तो ये मतलब एक एज से दूसरी एज तक गई है, यानी कि एक एरा से, एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक गई है, ताकि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कंपोज किया जा सके, ताकि लोग उसको पढ़ें, समझें, है ना। वही ज्ञान है, वही नॉलेज है जो हमें किताबों से मिलती है और सही मिलती है, ठीक है। दीज हेम्स आर इन दी अक्लेम ऑफ वेरियस डिवाइन बींग्स, यानी कि डिवाइन मतलब पवित्र जो चीजें होती हैं, जिनमें एक एक अजब सी शक्ति होती है ना, उनको डिवाइन कहा जाता है। तो उस जो ये जो ऐसी चीजें होती हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में यहाँ कविताएं हेम्स लिखी है। वो कौन है, वो है इंद्रदेव, द लॉर्ड ऑफ वॉरियर, है ना, और अग्नि, द डिवाइन ऑफ फोर्स ऑफ फ्लेम, वरुण, द लॉर्ड ऑफ स्काई, एंड न्यूमरस अदर। पर सबसे ज्यादा जो हेम्स लिखी है यहाँ पर और ऋग्वेदा में, इज अबाउट द इंद्रदेव। तो इंद्रदेव जो है सभी देवताओं के हेड हैं, ठीक है। ही वॉज दी वॉरियर, ही इज दी वॉरियर, एक्चुअली वो है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बारिश करते हैं, है ना, और ये बड़ी खुशनुमा है, अच्छा अच्छा माहौल कर देते हैं बारिश करके, मौसम बढ़िया कर देते हैं। और ये लॉर्ड ऑफ वॉरियर है, यानी लड़ाई भी उसमें आगे रहते हैं, उसको लीड करते हैं। अग्नि यानी कि आग, है ना, डिवाइन फोर्स ऑफ फ्लेम। जब हम पूजा करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, तो क्या होता है, अग्नि उसमें जलाई जाती है ना। अग्नि जब तक नहीं आएगी तब तक पूजा जो है संपन्न नहीं होगी। तो दिस इज हाउ, जो अग्नि है उसका हम हवन करते हैं, हवन के फॉर्म में उसको यूज करते हैं। और मतलब उसमें सभी जो लॉर्ड्स हैं, जो भी डिवाइन बीइंग्स हैं, उनकी पूजा की जाती है। वरुण यानी लॉर्ड ऑफ स्काई, जिसको हवा भी कहा जाता है, वायुदेव, है ना। तो ये इन सभी की मतलब बहुत, तो इनके बारे में अच्छी अच्छी हेम्स लिखी गई हैं। इनको बहुत माना गया है कि अगर ये नहीं होंगे तो जो हमारा जो हमारी अर्थ है, जो हम लोग हैं, हम लोग पूरे नहीं हो पाएंगे, चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो हिस्टोरियंस है, जैसे वेद है, मैंने अभी बोला है ना, वेदों को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में कैसे मतलब मेंशन किया जाता है, राइट। तो जो हिस्टोरियंस है वो ऋग्वेदा कैसे पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, आप पास्ट के बारे में पढ़ रहे हो, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री एग्जामिन रिटर्न सोर्सेस, जो भी सोर्स हमें मिल रहा है हम उसे ध्यान से पढ़ते हैं, उस एक एक शब्द का सही अर्थ निकालते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर एक बड़ी सिंपल सी भाषा को हम लेकर आते हैं, ताकि लोग उस चीज को समझ पाए। वो एग्जामिन करते हैं ऋग्वेदा को। लार्ज पोर्शन ऑफ द साम इन ऋग्वेदा वर एक्सचेंजेस, जितने भी साम्स इसमें लिखे हैं, जितने भी वाक्य इसमें लिखे हुए हैं, उनको एक्सचेंज, एज एक्सचेंजेस उनको यूज किया जाता है ना, ताकि उसका अर्थ समझा जा सके। तो जब ये एक्सचेंजेस को पढ़ा जाता है, तो मतलब एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि इसको किस तरीके से सरल भाषा में इसको लोगों को समझाया जा सके। अब देखिए, मैंने कुछ लिखा है, मतलब मैंने एक ऐप यहाँ पर एक इमेज ली है। तो ये एक कोट है वेद से, ठीक है, ये ऋग्वेद से मैंने कोट लिया है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि व्हेन देयर इज हार्मनी बिटवीन द माइंड, हार्ट एंड रेजोल्यूशन, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हमारे दिमाग, हमारा दिल और जो हमारी प्रबल इच्छा है, इनके बीच में अगर तालमेल सबसे बढ़िया होता है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपने दिल से कुछ सोचा होगा, दिमाग को रेडी किया कि तुझे ये करना है, पहले सबसे पहले आपने रेजोल्यूशन लिया कि मुझे ये करना है, दिमाग ने सोचा, फिर दिल ने उसको पक्का कर लिया, फिर अगेन दिमाग का काम हुआ। तो ये तीन चीजें अगर प्रॉपर तरीके से इनका तालमेल अगर अच्छा रहे, तो आप
अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो सकती है, राइट। अब कुछ और कोट्स पढ़ते हैं। ये सभी ऋग्वेदा से लिए गए हैं, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बातें इसमें लिखी गई है ना। अब देखो ये कितनी सरल भाषा में है, हम सभी समझ पा रहे हैं। अगर ये कुछ संस्कृत भाषा में लिखी हुई तो बड़े टफ से वर्ड होते, क्या हम समझ पाते? नहीं, बस मैं पढ़ के सुना देती हूँ और आप सुन लेते, है ना। देखिए, एन एगोटिस्ट कैन नेवर बी हम्बल, दैट इज व्हाई ही इज सेल्डम ब्लेस्ड इवन बाय गॉड। जो एगोटिस्ट होता है, एगोटिस्ट मतलब घमंडी व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो कभी भी हम्बल नहीं हो सकता, यानी कि वो कभी भी उदारवादी नहीं हो सकता, वो कभी भी लोगों से प्यार से बात नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग जो होते हैं, भगवान भी उन्हें ब्लेसिंग्स नहीं देते, क्योंकि वो क्या है, वो घमंडी है, वो अपने जो भी जिस भी चीज के ऊपर उसे घमंड है, वो उसके ऊपर मतलब बहुत वो एरोगेंट है, ठीक है। वो किसी के ऊपर कोई अच्छे से बात नहीं करना चाहता, किसी को देखना नहीं चाहता। तो जो भगवान है, सॉरी, तो वो भी उसको ब्लेसिंग्स नहीं देते, ठीक है। थर्ड कोट यहाँ पर देखिए, बड़े ही अच्छे अच्छे कोट्स है, मुझे बड़ा मजा आया इन्हें पढ़ के। इवन गॉड ब्लेसेस ओनली दोज हु आर contemplative, intelligent and the protectors of the weak। भगवान सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है, उन्हीं को ब्लेस करता है, अपना आशीर्वाद देता है, जो लोग कॉन्टेम्पलेटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं वीक को। अब वो वीक यहाँ पर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, द वीक कैन बी फॉर एनिमल्स टू, बर्ड्स टू, जो भी बीइंग्स हैं, जो भी बीइंग्स हैं, जो जिंदा लोग हैं, है ना, जो भी चीज सांस लेती है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है ना, चाहे वो इंसान है, सभी का जो प्रोटेक्टर है भगवान, उसकी क्या करते हैं, उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं उसको। अच्छी चीज है ना, देखो ऋग्वेदा में कितनी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। तभी हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नॉलेज एनहांस होती है ना, हमारी समझ बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे, केटल हॉर्सेस एंड चैरिट्स। अब जो मोस्ट पिटिशंस है, जो चीजें लिखी हुई है ऋग्वेदा में, वो किसके लिए लिखी हुई है? काउस के लिए, है ना, किड्स के लिए, स्टीड्स के लिए, ठीक है। हॉर्सेस वर दी बर्डन टू चैरियट्स एंड यूटिलाइज द पार्ट ऑफ फाइट। हॉर्सेस बहुत बड़े अमाउंट पे यूज किए जाते थे, ठीक है, उनके पीछे चैरियट्स बांध दिए जाते थे, यानी कि जो रथ होता है जिसको वो खींचता है, ठीक है, तो वो फाइट में पार्ट लेता था। अब देखा होगा आपने, जो राजा महाराजा लड़ा करते थे, वो घोड़े के रथ के ऊपर खड़े हैं या बैठे हैं, वहीं से तीर अंदाजी कर रहे हैं, ठीक है, वहीं से तलवार चला रहे हैं, भाला फेंक रहे हैं, यही, सॉरी, यही सब इसमें होता है। Battles planned to catch dairy cattle, ठीक है, अराइव फील्ड एंड वाटर एंड इंडिविजुअल। जो बैटल्स हुआ करती थी वो क्यों हुआ करती थी? कि किसी के कैटल है, यानी कि किसी ने गाय भैंस भेड़ बकरी पाला हुआ है, तो उसको ले लो कि ये मेरे एरिया में आ गई। मतलब किसी भी चीज को अगर आपको जीतना है, जरूरी नहीं है सिर्फ हम लैंड ही जीतते हैं, हम इंसानों को जीतते हैं, हम चीजों को जीतते हैं, हम पानी को, है ना, और खेतों को, सभी चीजों को जीतते हैं। अगर मतलब मैंने लड़ाई की है, तो उस एरिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरी हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई डिड, है ना, इसीलिए फाइट्स की जाती थी पहले। अ पार्ट ऑफ रिचेस वाज यूटिलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग यज्ञ और sacrifice in which offering were put into flame for divine beings including ghee, grains and uncommon creature। अब देखो यहाँ पर, देखो आप ये इमेज में आपको क्या दिख रहा है, कितने सभी पंडित यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ पंडित हो सकते हैं, कुछ राजा हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, और ये जो यजना हुआ करते थे, ये सिर्फ अमीर व्यक्ति ही परफॉर्म करवा सकते थे, क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है। कितने सारे पंडित आते हैं, ठीक है, उनको भोज करवाया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो चार पंडित बुलाए उसको भोज करा देंगे, 100 पंडित है, 200 पंडित है, इवन पूरे गांव के जो पंडित हैं या उस राज्य के जितने भी पंडित है, सभी को बुलाया जाता था, सभी को खाना खिलाया जाता था। तो इतना सारा खाना कोई गरीब व्यक्ति कैसे बना सकता है ना। तो ये सिर्फ अमीर लोग ही परफॉर्म करवा पाते थे, ठीक है। यज्ञास होते थे, इसमें सैक्रिफाइसेस किया करते थे, यानी कि जैसे कोई जो एनिमल है, जैसे गाय है, भैंस है, या फिर घोड़ा है, या फिर भेड़ बकरी है, मतलब इनको सैक्रिफाइस किया जाता था, ठीक है, ऑफरिंग के लिए, कि जो भगवान है वो खुश हो जाए, हमने बलि चढ़ाई है, इस तरीके से। फिर जब ये देखो पूजा होती थी, ये देखो ये यज्ञ बना हुआ है, ये हवन कुंड है, इस हवन कुंड में देखो ये अग्नि लगी हुई है, अग्नि को यहाँ पर प्रज्वलित किया है, और उसमें घी हमने ऑफर किया ताकि वो कंटिन्यू जलती रहे। ग्रेन्स हम इसमें डालते हैं पूजा करने के, चावल डालते हैं, गेहूं डालते हैं, और भी जो चीजें हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, जो भी भोग के लिए हमने लगाई है, अनकॉमन क्रीचर्स यहाँ पर मतलब वो किए जाते हैं,
सैक्रिफाइस परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सभी चीजें कौन कर सकता था? ये सभी रिच कर सकते थे, ठीक है। नॉर्मल इंसान हम लोग नहीं कर सकते। अब राजा देखो इतना सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, जो उसकी जनता है वो अफोर्ड कर सकती है। अगर कर पाती तो फिर राजा की जरूरत होती नहीं, फिर सभी राजा हो जाते, है ना। आगे चलते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे पॉलिटिकल लाइफ किस तरह की हुआ करती थी, किस तरह की होनी चाहिए। जो वेदास इवन एजुकेट अस कंसर्निंग पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑन दिस सेज, मतलब पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जरूर होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो लोगों को चलाना, शासन चलाना, लोगों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, कहीं भी आ रहा है, कहीं भी जा रहा है ना। किसी को भी मार रहा है, चोरी हो रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो कैसे हम एक राज्य को, एक शासन को चला सकते हैं बिना किसी पॉलिटिकल लाइफ के? तो इसलिए जो पॉलिटिक्स है वो होनी बहुत जरूरी है। और जो हेड होता है उस स्टेट का, उस एम्पायर का, उस किंगडम का, उसको हम लोग राजा बोलते हैं। तो ये होगा तभी तो पॉलिटिकल लाइफ होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है। चलिए, राजा हैड नो कैपिटल, कासल्स, आर्म फोर्सेस और आइडल टुगेदर चार्जेस। तो राजा जो हुआ करता था, मतलब वो कह रहे हैं ये ऋग्वेदा में लिखा हुआ था कि राजा की कोई कैपिटल नहीं होती थी, कोई कासल नहीं, कोई आर्म्ड फोर्स नहीं, या फिर कोई ऐसा मतलब आइडियल नहीं, ठीक है, कि चार्ज करने के लिए आप लोग खड़े हुए हैं। जो राजा है वो बड़ा ही नॉर्मल व्यक्ति है, अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। ऑक्यूपेशन यहाँ पर यानी कि लोगों का जो काम धंधा है वो किस तरीके का होना चाहिए? तो एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग यानी कि आप जानवरों को पाल रहे हो, यानी कि ये चैरिट प्रोडक्शन यानी कि आप रथ बना रहे हो, ठीक है। सेरेमिक्स, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो। ज्वेलरी प्रोडक्शन, ठीक है। टैनिंग, ज्वेलरी प्रोडक्शन तो पता चल गया ना, जेवर बनाना, ठीक है। टैनिंग यानी कि जो चमड़ा होता है उसको टैन करना, उसको कलर करना। मेटल वर्क पता ही है, धातु की कुछ वस्तुएं बनाना। ये सब प्राइमरी ऑक्यूपेशन हुआ करते थे, जो भी गांव के व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। ये मैं जरा इसको लिख देती हूँ, दिस कैन बी, जो लेदर होता है उसको कलर करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे ऑक्यूपेशन हम कर चुके हैं। अब दासाज और दासियूज कौन होते हैं? दासा, दास और दास यूज, ये सेम वर्ड है। आप इसको और अगर बोला जाए तो आप इसको क्या बोल सकते हो? सेकंड वर्ड स्लेव, थर्ड वर्ड, है ना। तो मैं यहाँ पर स्लैश डाल के इसको क्या लिख सकती हूँ? स्लेव्स लिख सकती हूँ, ठीक है भाई। ओके, वाइल जब आर्यंस थे क्रिएटेड वेदा, जब इन्होंने वेदा क्रिएट किए, तो अनदर गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्टेड टू वेदा विच वर कॉल्ड दासा, दास्यूज और स्लेव्स। रिस्ट्रिक्ट किया गया यानी कि तुम लोग वेद नहीं पढ़ोगे, ये लोग वेद नहीं पढ़ेंगे। जो लोग मतलब एक कुम्हार है, ठीक है, जो सफाई कर्मचारी है, जो लेडी घर में काम करती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, क्योंकि ये लोग क्या है, मतलब छोटे काम करते हैं, मतलब हमारी सेवा में रहते हैं। और जो हमारी सेवा में रहता है, राजा की सेवा में रहता है, वो वेद कैसे पढ़ सकता है? तो ये एक परसेप्शन था उस समय, ऐसा माना जाता था, ठीक है, कि जो लो क्लास है, जो दास है, दासियोज हैं, जिन्हें हम अगर थोड़ी और आगे चले जाएं, जिन्हें हम दलित्स कहा करते थे, ठीक है, अनटचेबल्स कहने लगे, तो इन नामों से इनको पुकारा जाता है। तो ये लोग को क्या था, ये लोग अलाउ नहीं, इनको अलाउ नहीं किया जाता था किसी भी टेम्पल, नो एंट्री। किसी भी जो यज्ञ हो रहे हैं, सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। किसी भी सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई काम नहीं कर सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, स्कूल नहीं जा सकते। तो ये सब सब इनके लिए बैन था कि तुम लोग ये सब काम नहीं करोगे, ठीक है। आगे, अब साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। अब यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं, जो मेगालिथ्स क्या होता है? मेगालिथ्स, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। मेगा प्लस लिथ्स, मेगा बोले तो बिग, और लिथ बोले तो रॉक, ठीक है। तो जो इसका टोटल जो मीनिंग लिखा है, दैट निकला है, दैट इज बिग रॉक। ओके, ओके। तो यहाँ पर हम मेगालिथ्स की स्टोरी पढ़ते हैं, जो बिग रॉक्स हुआ करती थी, है ना। उस समय काफी बिग रॉक्स हुआ करती थी, और मतलब एक जगह से उसे दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, दिस वाज, मतलब ये अभी भी अननोन है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पुराने लोग यूज किया करते थे कि बड़े बड़े पत्थर उठा के एक जगह से दूसरी जगह आ चुके हैं, और बढ़िया एकदम पर्टिकुलर जगह पर आए। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे
क्या होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते दैट आइटम फाउंड विद स्केलेटन लाइकली हैड अ प्लेस विद इन डेड इंडिविजुअल। मतलब जो भी आइटम्स मिलते थे, ठीक है, जो भी आइटम्स मिलते थे किसके साथ, डेड के साथ, ठीक है, मतलब वो प्लेस किए जाते थे। ठीक है, देखो ये एक एक्चुअल वो है साइट, ये देखो स्केलेटन है। हम्म अब स्केलेटन के साथ आप देखो यहाँ पर कुछ सामान रखा है, यहाँ पर कुछ सामान रख रहा है, बट दिखा नहीं है। अब ये एक स्केच हमने रेडी किया। अब ये स्केच देखो, यहाँ पर देखो बकल रखा हुआ है, दिस इज द ब्लेड, ये नाइफ, ठीक है। और भी कई चीजें हैं यहाँ पर जो यहाँ रखी होंगी, ठीक है, वो हमें दिख नहीं रही, वो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाती है ना, मिलती नहीं है, बहुत कम चीजें हैं जो मिलती हैं। अब कौन सी चीज मिल सकती है, जो मेटल की होती है वो मिल सकती है, अदरवाइज जो फैब्रिक वगैरह ये सब चीजें नहीं अवेलेबल होती, ठीक है। In Brahmagiri, a skeleton was covered with 33 gold dots, two stone globules, and one couch shelled, though other skeleton just had a pot. तो मतलब जो राजा वाला जो स्केलेटन हुआ करता था, जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, उसके उस स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड डॉट्स हुआ करते थे। मतलब कुछ ड्रेस वगैरह उसने पहनी होगी तो उसपे गोल्ड लगा हुआ था, स्टोन्स ग्लोब्यूल्स लगे हुए थे, है ना, एक काउच शेल लगा हुआ था। लेकिन जो नॉर्मल इंसान का जो स्केलेटन होता है उसके साथ सिर्फ एक पॉट था, कि ये व्यक्ति जाएगा, जिस भी लाइफ में वो एंटर करेगा तो वो एक पॉट को लेकर जाएगा, ठीक है, और जो राजा होगा वो सोना चांदी लेकर जाएगा, ठीक है, माइट भी उसका कोई यूज हो या नहीं हो, अगर माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो दिस शोज द डिस्टिंक्शन इन स्टेटस अमंग द जनरल पॉपुलेशन वाज वर कवर्ड, सम वर रिच एंड वाइल द अदर वर पुअर। अब यहाँ पे देखो डिस्टिंक्शन दिखा रहे हैं स्टेटस में। अगर देखो जिसके साथ गोल्ड मिला है, भाई ऑब्वियस सी बात है वो राजा है। जिसके साथ नॉर्मल पॉट मिले हैं, छोटे मोटे बर्तन मिल गए, और भी कुछ चीजें मिल गई, तो वो एक कॉमन मैन है। यहाँ पता चल गया ना कि कौन व्यक्ति यहाँ अमीर था, कौन गरीब था। कभी कभार क्या होता है, जो स्टोन मॉन्यूमेंट्स होते थे हैव मोर देन वन स्केलेटन। अब कई स्टोन जो मॉन्यूमेंट हुआ करते थे उसमें एक से ज्यादा स्केलेटल हुआ करते थे, जो क्या दिखाते थे, क्या शो करते थे, डेमोन्स्ट्रेट मीन शो करना, दैट इंडिविजुअल्स हैविंग अ प्लेस विद अ सिमिलर फैमिली वर कवर्ड एट अ सेम प्लेस हाउएवर एट वेरियस सर्कमस्टांसेस। यानी कि यहाँ पर एक ही जगह पर हमने पूरी फैमिली को बरी कर दिया, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट लाइफ में सब लोग साथ साथ रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पेशल बरियर्स अकर्ड एट इनाम गांव। तो इनाम गांव एक प्लेस है, ठीक है, जो कि आई थिंक पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो एनिमल्स वर यूटिलाइज्ड एज फूड, skeletal studies inform us regarding better method for recognizing dead bodies। तो यहाँ पर जो एनिमल्स हुआ करते थे उनको फूड की तरह यूटिलाइज किया जाता था। और जो स्केलेटन स्टडीज है वो हमें कई सारी चीजें दिखाती है कि जो बॉडीज है उनको किस तरीके से रिकग्नाइज किया जा सकता है, किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हमें बरियल से पता चलती हैं। अब देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो कि हमें बरियल से पता चली, रेदर देन बुक्स भी, है ना। बुक्स कहाँ इंपॉर्टेंट थी, कि हमें नॉलेज किस तरीके से मेंटेन रखनी है, किस तरीके से हमें चीजों को चलाना है, रन करना है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो टाउन है, चाहे वो कोई राजा है ना, किस तरीके से हमें भगवान को याद करना है, किस तरीके से हमें उसकी पूजा करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। तो यही सब चीजें देखो हमें बुक्स भी बताती हैं और बरियल्स भी बताते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। और हमेशा बच्चों इस चीज के ऊपर क्या होता है, रिसर्च चलती रहती है, कहीं ना कहीं कोई बर्तन मिल जाता है, कोई टॉय मिल जाता है ना, कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो शायद हमें अपनी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताती है, पास्ट के बारे में बताती है। होपफुली आप सभी बच्चों को लेसन समझ आया होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, ठीक है, बहुत अमेजिंग था, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। सभी चीजों को, सभी वेदों को ध्यान से पढ़ें, उसके बारे में ध्यान से पढ़ें कि वो क्या क्या चीजें बोलते हैं, क्या क्या नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।